हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग में कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में और सेंट्रल बैंक्स के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं। तो हमें पता है हमारी नॉर्मल लाइफ में हम बैंक्स में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो हम बैंक्स में डिपॉजिट्स करते हैं, ठीक है, या बैंक से हम लोन लेते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो जाती है। फाइनेंशियल मतलब जो पैसे से डील करती हैं, जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती हैं लोगों से और लोन ऑफर करती हैं उन्हें। किसके लिए अब लोन दिया जाता है बैंकों के द्वारा? तो या तो कंज्यूम करने के लिए, कंज्यूम मतलब कि भाई किसी भी इंसान की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी वो खरीदना चाहता है, उन सभी को पूरा करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक के बारे में बता दें। कॉमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो जाती हैं जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती हैं और लोन ऑफर करती हैं कंजप्शन के लिए और इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। ठीक है, फिर बात आती है कि एक वर्ड होता है स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है? तो स्प्रेड होता है कि देखो, हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट रेट देगा, ठीक है। दूसरा, हमने बैंक से लोन लिया तो हमें भी बैंक को कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो कहता है कि वो इंटरेस्ट रेट जो बैंक ने चार्ज की हमसे लोन के बदले, वो ज़्यादा होती है हमेशा जो वो हमें ऑफर करता है जो पैसा हमने डिपॉजिट किया है उस पर। ठीक है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है? स्प्रेड। फिर बात आती है कि जो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उनकी क्या क्या फंक्शंस हैं। तो वैसे तो जो बैंक्स होते हैं उनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनको तीन पार्ट्स में बांटा जाता है: प्राइमरी, सेकेंडरी और सोशल फंक्शंस। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ प्राइमरी फंक्शंस के बारे में बता रखा है कि जो बैंक होता है वो प्राइमरी मतलब मेन मेन मतलब जैसे कि भाई डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना। तो जो डिपॉजिट्स होती हैं वो अलग अलग टाइप से हो सकती हैं कि भाई हमें पता है कि हम सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं, करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स करवाते हैं, रिक्योरिंग डिपॉजिट्स करवाते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार से डिपॉजिट्स हो सकते हैं। और लोन्स होते हैं कैश क्रेडिट फॉर्म में, ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन्स या शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन्स वगैरह मिलते हैं इस टाइप से। तो जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि जो बैंक है ना वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को लोगों से। ठीक है, जो डिपॉजिट्स हो सकती हैं वो दो प्रकार से बांटी गई है यहाँ पे: चेक्यूएबल और नॉन चेक्यूएबल। चेक्यूएबल तो होती है जिनके अगेंस्ट में आप चेक इशू कर सकते हो, और नॉन चेक्यूएबल वो होती हैं जिनके अगेंस्ट में आप चेक वगैरह को इशू नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि आप है ना चेक वगैरह इशू करके फिर पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, वो होती हैं। तो ये कुछ डिपॉजिट्स ऐसे होते हैं जो फिक्स पीरियड के लिए डिपॉजिट की जाती है। जैसे हमने 5 साल के लिए डिपॉजिट कर दिया तो 5 साल के बाद हम उनको विड्रॉ कर सकते हैं, इनको टर्म डिपॉजिट भी बोल देते हैं। हमें पता है भाई सेविंग अकाउंट नॉर्मली हम अपना करवाते हैं ओपन, जिसमें कोई ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं होती, ना हम इतना ज़्यादा भाई ट्रांजेक्शन्स करते हैं सेविंग अकाउंट में, और ना हमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। करंट अकाउंट नॉर्मली बिजनेसमैन वगैरह के द्वारा ही ओपन करवाया जाता है। इसमें क्या होता है कि भाई ज़्यादातर भाई जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें ट्रांजेक्शन्स करनी होती हैं, इसीलिए ये ज़्यादा एक्टिव रहता है। और फिक्स डिपॉजिट होते हैं जिसमें एक फिक्स पीरियड के लिए पैसा जमा किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है लोन्स को एडवांस करना। तो एडवांसिंग लोन दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारे कॉमर्शियल बैंक का। जो बैंक होते हैं ना वो लोन देते हैं ज़्यादा, देखो हमें पता था कि दो पर्पज़ के लिए देते हैं। एक तो प्रोडक्टिव मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए, कोई बिजनेस वगैरह खोलने के लिए जिससे हमारी ग्रोथ में मतलब कंट्रीब्यूशन मिले, और दूसरा कंजप्शन के लिए। तो जो लोन ऑफर किए जाते हैं ना प्रोड्यूसर्स को परचेज करने के लिए प्लांट मशीनरी वगैरह, और जो लोन ऑफर किए जाते हैं कंजप्शन वगैरह के लिए, कंजप्शन मतलब गुड्स वगैरह को परचेज करने के लिए, जैसे कार, मोटरसाइकिल, इस टाइप से। तो जो लोन ऑफर किए जाते हैं प्रोड्यूसर्स को, तो बैंक एक टाइप से कहते हैं इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं फंड्स का। क्योंकि देखो, अगर आपको मतलब पैसे की रिक्वायरमेंट, आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उस टाइम पे बैंक हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, लेकिन बैंक उसके बदले हमसे क्या चार्ज करता है? कोलेट्रल। कोलेट्रल होती है, जैसे हम बैंक में पैसे उधार लेने जाते हैं तो बैंक हमें ऐसे तो दे नहीं देता, उसके बदले बैंक कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मांगता है। तो कोलेट्रल होती है एक टाइप की सिक्योरिटी जो हमने रखी है। जैसे हमने हमारा घर गिरवी रख दिया और फिर बैंक से पैसे ले लिए, हमने हमारी गाड़ी रख दी, गहने रख दी, तो वो हमारी कोलेट्रल होती है। ठीक है, तो जो बैंक लोन ऑफर करता है इसी के थ्रू बैंक क्या क्रिएट करके चलता है? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब पैसे को क्रिएट करके चलता है इकोनॉमी में, इसी से हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। इसका एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको हम डिटेल में समझेंगे। तो इस तरीके से बैंक हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। टाइप से कहते हैं वो एजेंट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, क्योंकि वो इकोनॉमी में पैसे को क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। तो अब बात आती है कि जो मनी क्रिएशन मतलब जो क्रेडिट क्रिएशन है कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा वो कैसे होता है। तो नॉर्मल हमें ये पता है तीन
सोर्सेज होते हैं हमारे मनी सप्लाई के लिए। एक तो सेंट्रल बैंक मतलब हमारा आरबीआई होता है जो नोट इशू करता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो कॉइन इशू करती है, कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं जो पैसे को क्रिएट करते हैं। तो जो प्रोसेस है मनी क्रिएशन का मतलब क्रेडिट क्रिएशन का वो कैसे होगा, तो जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो क्रिएट करते हैं क्रेडिट को बोरोवर से। कैसे, देखो जो हमारे बैंक है, ठीक है, उनमें हम पैसे जमा करवाते हैं, जो भी हमारे सरप्लस फंड्स वगैरह होते हैं, हमारे पास पैसा होता है, डिपॉजिट करवाते हैं फ्यूचर की सेविंग के लिए, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, अब ऐसा तो है नहीं कि बैंक वो सारा पैसा खुद के पास ही रखा रखेगा, क्योंकि बैंक को पता है कि कभी भी कोई भी डिपॉजिटर मतलब जैसे एक बैंक है उसमें 5 डिपॉजिटर्स ने पैसा जमा करवाया, तो बैंक ये मान के चलता है कि कभी भी कोई सारे डिपॉजिटर एक साथ पैसा है ना विड्रॉ करने नहीं आएंगे। तो बैंक क्या करता है कि जितने भी डिपॉजिट्स उसके पास आई हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज अपने पास रखता है, और बाकी बचा हुआ जो पैसा होता है ना उसको वो क्या करता है, इन्वेस्ट कर देता है, जिसके थ्रू वो क्या होता है, क्रेडिट क्रिएट हो। तो देखो इसमें बता रखा है, सबसे पहले हमने मान लिया कि 1,000 रुपये मतलब 10,000 रुपये हमारे पास कैश डिपॉजिट आए, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट थी मतलब जो पीपल कभी भी डिमांड करके बैंक से ले सकता था, तो ये बैंक के लिए तो लायबिलिटी होगी क्योंकि उसे कभी भी पे करनी थी। फिर बैंक को ये पता है कि भैया अपने जो भी एक्सपीरियंस वगैरह है कि जितने भी कस्टमर होते हैं डिपॉजिटर्स होते हैं वो कभी भी विड्रॉ नहीं करेंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो बैंक क्या करता है, कुछ परसेंटेज पार्ट मतलब जो भी डिपॉजिट के पास आई है वो एज ए रिजर्व रख लेता है, और बचा हुआ है ना वो लोगों को लोन के रूप में दे देता है, इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। तो क्या लगा लो, हमने रेट डिसाइड कर ली कि 10% वो रखेगा एज ए रिजर्व। तो 10,000 का 10% हमारा 1,000 उसने रख लिया, बचे कितने, 9,000। तो क्या करता है, जो 9,000 होते हैं ना उनको भी वो फिर से फर्दर मतलब लोन में दे देता है। लेकिन क्या होता है कि कभी भी वो लोन को कैश में नहीं देता, बल्कि जो भी कस्टमर है जिसने भी बैंक से पैसे उधार लिए हैं मतलब लेना चाहता है लोन, वो उनको उनके खाते में ट्रांसफर करता है। तो फिर से देखो डिपॉजिट्स आई खाते में, तो बैंक के पास 9,000 रुपये और आ गए, तो इस तरह से बैंक के पास डिपॉजिट हो गए 19,000। अब बैंक का इसका फिर से 10% लेकर कितना हो जाएगा 1,900। तो 1,900 फिर से वो एज ए रिजर्व रखेगा, और बचे हुए जो 8100 होंगे उनको फिर से इन्वेस्ट कर देगा। तो ये जो प्रोसेस है ना ये तब तक चलता जाता है जब तक कि जितनी भी डिपॉजिट्स होते हैं वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट ना हो जाए, मतलब वो जीरो के बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो ये चलता रहता है, जैसे इसने दिखा रखा है कि जब 10,000 जो एक्चुअल रिजर्व हमने क्रिएट किया था और जो रिक्वायर्ड रिजर्व था वो दोनों ही हमारे जीरो ना हो जाए, उनका जो डिफरेंस है वो हमारा जीरो ना हो जाए। ये बैलेंस शीट में हमें दिखा रखा है कि ये डिमांड डिपॉजिट्स थी जो हमारे पास आई थी, लायबिलिटी होती है बैंक की, ये रिजर्व था जो हम क्रिएट करके चले थे। तो क्योंकि हमें पता है कि लायबिलिटी और एसेट साइड दोनों बराबर होनी चाहिए, तो वो क्रिएट करके चलता है। फिर ये अलग अलग दिखाता गया है ऐसे कंबाइंड फॉर्म में, इसने यहाँ पे दिखा रखा है कि ये प्रोसेस चलता जाएगा कहाँ तक, जब दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे 1 लाख दिखा रही है, कैसे हमने पता है कि हमने 10% रेट डिसाइड की थी, ठीक है, और डिपॉजिट थी 10,000। तो हम क्या करते हैं कि रेट का रिवर्स कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमें एक्चुअली कितना क्रेडिट क्रिएट करना है। तो हमें यहाँ से क्लियर, जैसे ये रहा 10% थी और 10,000 थे, तो 1 लाख था जो हमें मतलब एक टाइप से क्रिएट करना था, मनी क्रिएशन करना था। तो जो फॉर्मूला है एस्टिमेट करने का क्रेडिट क्रिएशन वो कैसे क्या है, 1/RR मल्टीप्लाई कैश रिजर्व। कैश रिजर्व कितना है और RR होते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट, कितने आपको रिजर्व की ज़रूरत है वो। ये जो परसेंटेज हम डिसाइड करके चलते हैं ना ये टाइप से हमारा CRR होता है। CRR मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो देखो मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर हमारा 1/RR मतलब रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है। फिर इसने बोल रखा है जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है कॉमर्शियल बैंक का वो मतलब कौन डिसाइड करके चलता है, तो जो कनाडा UK वगैरह है वहाँ पे तो कॉमर्शियल बैंक खुद से करता है, लेकिन हमारे देश में या एक टाइप से कहे तो जो सेंट्रल बैंक्स हैं जैसे USA वगैरह, वहाँ पे उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं ना वो डिसाइड करते हैं। और जो RR होता है रिजर्व रिक्वायरमेंट होता है उसको हम CRR बोलते हैं या लीगल रिजर्व रेशो भी बोल देते हैं, ठीक है। तो CRR क्या होता है, तो देखो आप बैंक में कस्टमर ने, लोगों ने, पब्लिक ने कितना पैसा जमा करवाया और कितना विड्रॉ किया, और दिन के अंत में जो पैसा बचता है मतलब जो भी पे किया और जितना डिपॉजिट है उनका जो डिफरेंस होता है उसका एक सर्टेन परसेंटेज क्या करते हैं कॉमर्शियल बैंक्स RBI के पास जमा करवाते हैं एज ए रिजर्व, तो वो हमारा CRR कहलाता है, ठीक है। मतलब ये होता है कि ये सेफ्टी के लिए क्रिएट किया जाता है फ्यूचर में, ये भाई लगा लो कस्टमर जितने भी डिपॉजिटर है वो बैंक से पैसा लेने आ जाए अपनी डिपॉजिट्स को, तो बैंक कहाँ से पैसा लाएगा। तो ये जो CRR होता है ये सेफ्टी के लिए होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ये 100% भी हो सकता है,
ठीक है। और एक टाइप से कहे तो ये NDTL पर क्रिएट किया जाता है। एक टर्म होती है NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, की कितनी डिमांड और कितनी टाइम लायबिलिटी, उनका नेट, इनका जो एक्चुअल डिफरेंस बचता है, और ये डेली बेसिस पे होता है। ठीक है। तो एट प्रेजेंट तो जो CRR है वो हमारा 4.5 चल रहा है अगर आज की बात करें तो, बट यहाँ पे हमें 4% का एग्जाम्पल लेके सॉरी बता रखा है एग्जाम्पल कि पूरा की कैसे क्या होता है। फिर यहाँ पे इसने बता रखा है एक हमारा होता है CRR जो हमने पढ़ लिया। फिर एक होता है VCR, मतलब एक वोल्ट कैश होता है। वोल्ट कैश क्या होता है कि भाई जो मतलब जो हमारे पैसा होता है पेपर की फॉर्म में होता है या कॉइन वगैरह होते हैं, वो हमारा वोल्ट कैश होता है। जैसे मतलब चेक वगैरह दें हम तो हमें उस फॉर्म में वो पैसा मिल जाएगा। ठीक है। जबकि जो हमारा कैश रिजर्व वो एज ए रिजर्व रखा जाता है, नॉन ऑपरेटिव होता है, क्योंकि आप RBI के पास उसको जमा करवाते हो तो जो RBI होता है ना उसके बदले आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देके चलता। तो CRR कैश रिजर्व रेशियो होता है जो RBI के पास क्रिएट किया जाता है ऐसे, मतलब एक सर्टेन परसेंटेज होता है हमारे डिपॉजिट्स का। और VCR क्या होता है, वोल्ट कैश रेशियो, या एक टाइप से कहें तो एक्सेस रिजर्व रेशियो, जो बैंक ना खुद से ही वॉलेंटरी कैप्ट करके चलते हैं। ठीक है। उनके वॉलेट मतलब उनका मतलब एज ए रिजर्व रख के चलते हैं डिपॉजिट्स वगैरह का। ठीक है। तो ये हमें पता है कि भाई वोल्ट कैसे वो वॉलेंटरी डिसाइड किया जाता है कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा। ठीक है। अब बात आती है कि भाई जो CDR है हमारा और जो SLR है उनका मनी क्रिएशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कॉमर्शियल बैंकों के। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे वर्ड है CDR मतलब कैश डिपॉजिट रेशियो, और SLR होता है स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। तो CRR के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं क्या होता है। ठीक है। अब बात आती है CDR और SLR, ये दो इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं जो मनी क्रिएशन पर इफेक्ट डालते हैं। तो पढ़ते हैं। देखो कैश डिपॉजिट रेशियो, लोग क्या करते हैं कि भाई हमेशा अपने जो मनी होती है उनके पास रिसिप्ट होती है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा है ना कैश बैलेंस के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है। और कुछ परसेंटेज है ना वो अपना डिपॉजिट कर देते हैं बैंक के पास। तो एक टाइप से कहें तो वो जो पैसा उनके पास होता है उसको दो पार्ट में बांट के चलते हैं, एक तो कैश इन हैंड मतलब उनके हाथ में जो है, और एक बैंक में डिपॉजिट करवा के चलते हैं। तो कहता है कि जो करेंसी डिपॉजिट रेशियो है ना वो रेफर करता है उस रेशियो को जो लोगों के पास जो पैसा है कैश की फॉर्म में और वो पैसा जो डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में बैंक में है। तो जो ये होता है ना कैश इन हैंड डिवाइड बाय डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल इज इक्वल टू हमारा करेंसी डिपॉजिट रेशियो, इन दोनों का जो डिवीजन होता है वो। ठीक है। तो अब बात आती है ये जो हमारा होता है कैश डिपॉजिट रेशियो, ये जो लिक्विडिटी होती है ना उसकी प्रेफरेंस को अफेक्ट करके चलता है, क्योंकि जितना ज़्यादा ये रेशियो होता है ग्रेटर द प्रेफरेंस और लिक्विडिटी, मतलब कैश इन हैंड के लिए उतनी ज़्यादा प्रेफरेंस होगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने हाथ में रखना चाहेंगे, डिपॉजिट कम करवाना चाहेंगे। और अगर कम होता है तो वो बैंक में ज़्यादा जमा करवाते हैं और खुद के पास रखना कम पसंद करते हैं। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे एक आता है हमारा SLR, जैसे अभी हमने पढ़ा CRR क्या था भाई, कैश रिजर्व रेशियो, मतलब जब बैंक जितने डिपॉजिट उनके पास आ रहे हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज RBI के पास जमा करवाते हैं। कुछ कुछ वैसा ही हमारा SLR है। SLR में क्या होता है कि जो बैंक होते हैं वो ना कुछ परसेंटेज अपने डिपॉजिट्स का वो RBI के पास जमा नहीं करवाते बल्कि खुद के पास रख लेते हैं एज ए इमरजेंसी रिजर्व, की मतलब फ्यूचर में इमरजेंसी में वो काम आ सके। जो ये SLR होता है ये हमारा किस किस फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो आप, कैश में, गोल्ड में, या जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है ना उनमें। ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह में, क्योंकि जो SLR होता है वो हेल्प करता है जो भी हमारी RBI होता है उनकी कैसे, क्योंकि ये एक मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है तो इसका यूज़ करके जो भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है ना कंट्री में उसको मेंटेन किया जा सकता है। कहता है कि जो SLR है ना वो भी डेली बेसिस पे ही मेंटेन होगा। ठीक है। और किस पर होगा, NDTL पर। ठीक है। तो ये यही है। इसके बाद देखो यहाँ पे बता रखा अगर हम SLR को बढ़ा देंगे तो इससे क्या हो जाएगा। अब देखो अब SLR बढ़ गया तो बैंक क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अपना किसके पास रखेंगे, खुद के पास, और कम से कम वो लोगों को देंगे। इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा कम जाएगा, लोगों के पास पैसा कम होगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो जो क्रेडिट क्रिएशन है वो भी कम होगा। लेकिन अगर SLR कम होगा मतलब जो कॉमर्शियल बैंक है वो कम पैसा अपने पास रख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों को दे रहे हैं तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, उनकी डिमांड बढ़ेगी, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी। ठीक है। तो ये सब होता है। तो एक टाइप से कहें तो ये अफेक्ट करता है हमारे देश में इकोनॉमी में पैसे के फ्लो को, कि पैसे का फ्लो कैसा चल रहा है।
ठीक है। फिर बात आती है लीगल रिजर्व रेशियो। कहते हैं कि जो लीगल रिजर्व रेशियो है वो हमारा ऐसा नहीं है कि हम ये बोल दे कि वो CRR या SLR उसकी कंपोनेंट है, बस हम ये बोल सकते हैं या तो वो CRR होगा या SLR होगा। इन दोनों का मीनिंग हम वैसे भी समझ चुके हैं। फिर बात हम पढ़ ही चुके हैं, प्राइमरी मतलब मेन डिपॉजिट जो होती हैं, जो मतलब कॉमर्शियल बैंक के पास लोगों के द्वारा करवाई जाती हैं। और सेकेंडरी डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होती हैं जो लोन के अकॉर्डिंग अराइज होती है। जैसे मतलब भाई हम बैंक में गए, बैंक ने हमें लोन दिया, तो वो क्या हो जाते हैं, एक टाइप से सेकेंडरी डिपॉजिट्स, क्योंकि बैंक कभी भी है ना लोन्स को हमें कैश में नहीं देता, बल्कि उनको हमारे खाते में जमा करवाता है। तो जो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स हो जाते हैं कॉमर्शियल बैंक के, वो क्या होते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट्स प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट्स। ठीक है। अब बात आता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल मतलब मेन मिड पॉइंट, जैसे कोई मतलब सर्कल हम बनाते हैं, उसका सेंटर होता है, सेंटर इंपॉर्टेंट होता है, उसी के थ्रू, तो सेंटर के थ्रू ही हम पूरे सर्कल को ड्रॉ करते हैं। ऐसे सेंट्रल मतलब जो मेन होता है, जितने भी बैंक है उनका जो मेन हेड होता है। तो जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है, एक अपेक्स बैंक है, ये कंट्रोल करता है पूरे बैंकिंग सिस्टम को, क्योंकि ये एक ही अकेला ऐसा है, एक ऐसी अकेली एजेंसी है जिसको अधिकार मिला हुआ है हमारे देश में पैसे के फ्लो को मेंटेन करने का, ये पैसे इशू करने का। ठीक है। अगर हमसे कोई पूछे ना हमारे देश में नोट इशूइंग एजेंसी कौन है, तो वो हमारा RBI है। कौन है, हमारा सेंट्रल बैंक। कहता है कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है, इंडिया में उसे RBI के नाम से जानते हैं, USA में उसे फेडरल रिजर्व सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है। बैंक ऑफ इंग्लैंड में उसे UK के, और USA में फेडरल रिजर्व सिस्टम के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई पूछ ले पूरे वर्ल्ड में पहला सेंट्रल बैंक कौन सा था, तो वो था 1668 में स्वीडन में आया था। ठीक है। फिर बात आती है कि जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है वो हमें पता है क्या करता है, पैसे के फ्लो को मेंटेन करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। क्योंकि जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या है, हमारा अपेक्स बैंक है, सेंट्रल बैंक है, मेन हेड है। अगर उसके फंक्शन पूछे तो वही होता है, ये हमारे देश में नोट को इशू करता है, गवर्नमेंट की भी हेल्प करता है, बैंक जो भी अलग अलग बैंक्स होते हैं उनके लिए बैंकर का काम करता है, उनके लिए लास्ट लेंडर का मतलब लगा लो। बैंकों के पास शॉर्टेज हो जाते हैं पैसों की, तो वो कहाँ पे जा सकते हैं, RBI के पास। रेगुलेट करता है हमारी इकोनॉमी वगैरह को। तो देखो बैंक क्या है, इशूइंग नोट्स। बैंक जो RBI होता है ना, उसके पास एक्सक्लूसिव मोनोपोली राइट होता है नोट को इशू करने का। ठीक है। पहले इसको ना बैंक ऑफ इशू के नाम से भी जानते थे। ये बैंकर होता है गवर्नमेंट का, मतलब एक टाइप से कहते हो, ये जो RBI होता है ना वो गवर्नमेंट के लिए 3 फंक्शन प्ले करता है, एज ए बैंकर, एज एन एजेंट और एज एन एडवाइजर। तो बैंकर की तरह तो ये मैनेज करता है गवर्नमेंट के अकाउंट्स को, और एजेंट की तरह ये उसकी जो भी सिक्योरिटीज़ वगैरह होती है उनका परचेज सेल करता है, और एज एन एडवाइजर ये गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ वगैरह होती है उनको फ्रेम करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है। एक टाइप से तो ये जो गवर्नमेंट होती है, अब हमें पता है गवर्नमेंट भी हमारे लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाती है, बजट आता है हमारा। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, डिफिशिएट की सिचुएशन हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए फंड वगैरह प्रोवाइड करवाता है कौन, RBI की से गवर्नमेंट को। तो जो डिफिशिएट फाइनेंसिंग थ्रू बोरोइंग फ्रॉम RBI का मतलब यही होता है कि जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए उसके रेवेन्यू से, तो जो डिफिशिएट को मैनेज किया जाता है किससे, उधार लेकर, RBI से। फिर आता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल भी प्ले करता है। जो बैंकर्स बैंक की तरह कहता है कि ये वही सेम रिलेशन रखता है अदर बैंकों के साथ जैसा कि वो कॉमर्शियल बैंकों के साथ रखता है। मतलब ये सभी बैंकों के लिए भी एक बैंकर का काम करता है, उनके जो भी कामकाज होते हैं उन्हें रिव्यू वगैरह करता है। ठीक है। ये जो रेट है जैसे इसमें बता रखे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो देखो रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट वो रेट होती है जैसे जो भी कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं अगर उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो किसके पास जाएंगे, RBI के पास। तो जिस रेट पर वो RBI से लोन लेते हैं वो होगी रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट वो रेट होती है जब बैंकों के पास अगर सरप्लस फंड होता है उसको जिस रेट पर वो RBI के पास जमा करवाते हैं वो उनकी क्या कहलाती है, रिवर्स रेपो रेट। एट प्रेजेंट रेपो रेट हमारे 5.4% है और रिवर्स रेपो रेट हमारे 3.35% है। ठीक है। ये सुपरवाइजरी रोल भी प्ले करता है, ये इंश्योर करता है कि जो भी कॉमर्शियल बैंक वगैरह हैं वो भाई सारे काम सही से परफॉर्म कर रहे हैं, CRR SLR मेंटेन वगैरह करके चल रहे हैं या नहीं, क्योंकि CRR SLR को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लैंड ऑफ द लास्ट रिसोर्स होता है, लगा लो कॉमर्शियल बैंकों के पास है ना शॉर्टेज हो जाए पैसे की, मतलब जितने भी उसके डिपॉजिटर थे वो एक ही टाइम पर पैसा मांगने आ जाए, तो जो हमारे बैंक्स होते हैं वो कहाँ पे जा सकते हैं, RBI के पास जा सकते हैं।
कस्टोडियन होता है जितने भी फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है कि भाई दूसरे देशों का जो पैसा होता है, दूसरे देशों की जो करेंसी होती है, ठीक है, तो इसका भी कस्टोडियन कौन होता है? हमारा रिजर्व बैंक। क्योंकि हमें पता है कि जो रिजर्व बैंक होता है वो पैसे कब छाप सकता है? जब उसके पास 200 करोड़ का रिजर्व हो। 200 करोड़ में हमारा 115 करोड़ का गोल्ड होता है, फिर जो 85 करोड़ होता है वो क्या होता है? फॉरेन रिजर्व होता है। तो वही बात आती है, फॉरेन रिजर्व को मेंटेन करके चलता है कस्टोडियन होता है। ये क्लियरिंग हाउस का भी फंक्शन परफॉर्म करता है। क्लियरिंग हाउस मतलब जैसे भी देखो, बैंक में जाते हैं, चेक देते हैं बैंक में हम, तो क्या होता है? बैंक उसे क्लियर करके देता है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, सेंट्रल बैंक भी क्लियरिंग हाउस का ही फंक्शन परफॉर्म करता है। और ये क्रेडिट को भी कंट्रोल करके चलता है कि कब हमें सप्लाई बढ़ानी है पैसे की मार्केट में, कब घटानी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन को मेंटेन किया जाता है। और ये सब एक्शन लेता किन की हेल्प से है? तो ये लेता है जो भी इसके इंस्ट्रूमेंट थे मॉनेटरी पॉलिसी के, SLR, CRR, इन सब की हेल्प से। यहाँ पे सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस दे रखा है। तो सेंट्रल बैंक हमें पता है अपेक्स मेन बैंक होता है, जबकि कमर्शियल बैंक तो इसी के अंडर काम करता है। सेंट्रल बैंक को डिपॉजिट्स और एडवांसेस सिर्फ कमर्शियल बैंकों से लेता है, जबकि कमर्शियल बैंक पब्लिक से लेते हैं। ये पब्लिक से डील नहीं करते हैं। सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है जो भी मनी सप्लाई होती है उस सब को, जबकि जो कमर्शियल बैंक होता है वो क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है भाई मनी सप्लाई में। कैसे? क्रेडिट क्रिएट करके। जो सेंट्रल बैंक होता है वो फॉरेक्स रिजर्व का भी कस्टोडियन होता है, जबकि जो हमारा कमर्शियल बैंक होता है वो कस्टोडियन नहीं होता फॉरेक्स रिजर्व का। कस्टोडियन का मतलब होता है संरक्षक, मतलब जो सेफ्टी रखे, ठीक है। सेंट्रल बैंक एक नोट इशूइंग एजेंसी होती है, जबकि कमर्शियल बैंक नोट इशू वगैरह नहीं करता। सेंट्रल बैंक इस पर ग्रोथ और स्टेबिलिटी पर फोकस करता है, जबकि कमर्शियल बैंक प्रॉफिट पर फोकस करके चलता है। अब बात आती है कि जो सेंट्रल बैंक है कैसे कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को। तो हमें पता है इसके दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो देखो, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स तो वो हो गए जिनका मेन फोकस होता है ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी पर, ठीक है। और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स वो हो गए जो कुछ सिलेक्टेड सेक्टर पर फोकस करके चलते हैं, ठीक है। तो देखो ये कौन कौन से हो जाते हैं हमारे मेन। तो इसमें देखो, तो इसने बांट रखा है पॉलिसी रेशियो में और पॉलिसी रेट्स में। तो पॉलिसी रेट तो हमारी हो जाती है बैंक रेट, रेपो रेट, और पॉलिसी रेशियोज हो जाते हैं CRR और SLR, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग वो मेंटेन करके चलता है सप्लाई ऑफ मनी को। और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में लेगन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है, ठीक, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, ये सब आ जाते हैं। तो हम इनको डिटेल में समझेंगे। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में 2 पॉलिसी रेट्स है, बैंक रेट, रेपो रेट। तो बैंक रेट और रेपो रेट को हम समझेंगे। वो रेट होते हैं जो को मतलब जैसे देखो, ये वही रेट है जब किसी भी बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो किससे उधार लेगा RBI, तो जिस रेट पर लेता है वो हमारी बैंक रेट और रेपो रेट होती है। एक शॉर्ट पीरियड के लिए होती है और एक लॉन्ग पीरियड के लिए होती है। तो राइज इन बैंक रेट, अगर देखो रेपो रेट और जो हमारे बैंक रेट है वो बढ़ जाती है। तो एक बात बताओ, अगर जो रेट जिस रेट पर उधार लेते वो ही बढ़ जाए, मतलब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा? डिस्कोरेज होंगे कमर्शियल बैंक। अब इससे क्या होगा? फ्लो जो है सप्लाई का, वो मनी का, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा हाई है। तो कमर्शियल बैंक भी हाई रेट पर लोन ऑफर करेंगे पब्लिक को। इससे क्या होगा? पब्लिक कम से कम उधार लेने की कोशिश करेगी, तो इससे सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाती है। लेकिन अगर इनको कम कर देते हैं हम बैंक रेट, रेपो रेट को, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है। अगर जो बैंक रेट है, रेपो रेट है, वो बढ़ जाए, मतलब एक वार्निंग सिग्नल की तरह काम करते हैं कमर्शियल बैंकों के लिए कि वो ना अच्छा रिजर्व, हेल्थ रिजर्व मेंटेन करके चले अपने वॉलेट में, ठीक है, ताकि जो भी भाई फ्यूचर की प्रॉब्लम्स वगैरह है उनको आसानी से फेस कर सके। जो बैंक रेट है, रेपो रेट है, अगर बढ़ती है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो कहता है कि एक बात बताओ, अगर हमारी बैंक रेट बढ़ गई, रेपो रेट बढ़ गई, तो क्या होगा? इसके कारण जो मतलब सप्लाई ऑफ मनी वो कम होगी। तो इससे क्या होगी? डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी, क्रेडिट क्रिएशन भी कम होगा, एक्सपेंडिचर कम होगा। तो मतलब हर चीज़ पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये सॉरी हमें दिखा भी रखा है कि देखो, बैंक रेट, रेपो रेट बढ़ गई तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गई, डिमांड कम हो गई और कंजप्शन भी कम हो गया। डिमांड पूरी तरह से और एग्रीगेट मतलब टोटल पूरे मार्केट की डिमांड कम हुई, इससे सप्लाई है जो क्रेडिट की वो कम हो गई। तो इससे क्या हो गया? हमारे इन्फ्लेशन कम हो गया, ठीक है। और फॉल कब करते हैं हम? ताकि डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। बैंक रेट, रेपो रेट में यहाँ पे हमें डिफरेंस बता रहे हैं। बैंक रेट वही है जो लोन ऑफर किया जाता है RBI की तरफ कमर्शियल बैंकों को बिना किसी कोलेटरल के, ठीक है। और जो बैंक रेट होती है वो फॉलो नहीं करती कोई भी फैसिलिटी वगैरह रीपरचेज वगैरह की, कि जो भी सिक्योरिटीज होगी उनको रीपरचेज वगैरह कर पाएँ। बैंक रेट रिलेट करती है बोरोइंग बाय द कमर्शियल टू कोप विद देयर इमीडिएट कैश, मतलब थोड़े पीरियड के लिए लिया जाता है। जबकि
जो रेपो रेट होती है वो रिलेट करती है जो लोन ऑफर किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंकों को, जिनके लिए कोलेट्रल जरूरी होता है, मतलब कोलेट्रल होते हैं एक टाइप की सिक्योरिटी, ठीक है, कुछ गिरवी रखना। रेपो रेट अलग करती है कि वो रिपर्चेज करते हैं सिक्योरिटी को, इसलिए इसको रिपर्चेज रेट भी बोलते हैं। रेपो रेट वो रिपर्चेज रेट भी बोलते हैं, जबकि बैंक रेट में ऐसा नहीं होता। जो रेपो रेट होती है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग से रिलेटेड होती है कमर्शियल बैंक की। फिर सीआरआर के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं कि वो पोर्शन होता है टोटल डिपॉजिट्स का, जिसका एक पार्ट जो हमारे बैंक्स होते हैं वो आरबीआई के पास रखते हैं। ये जरूरी होता है, डेली बेसिस पे मेंटेन किया जाता है, कंपलसरी होता है, ठीक है। और एसएलआर वो होता है जो खुद के पास रखते हैं, कैश गोल्ड और जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उनके फॉर्म में मेंटेन किया जाता है। अब आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह होते हैं उनकी सेल्स परचेज होते हैं, मतलब इसमें रेफर करता है सेल्स एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी कि लगा लो फ्लो बढ़ाना हो ना मार्केट में पैसे का तो क्या करते थे वो परचेज कर लेते हैं सिक्योरिटीज को, और अगर घटाना हो तो वो बेच देते हैं। फिर आते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसमें पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन में देखो, हम बैंक में लोन लेने गए, 5 लाख की गाड़ी गिरवी रखी तो बैंक कभी भी हमें 5 लाख का लोन नहीं देगा, 2 लाख 3 लाख 4 लाख। तो मतलब जो हमारी सिक्योरिटी की वैल्यू होती है और जो हमें लोन मिला होता है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट कहलाता है, ठीक है। फिर आता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब बैंक ऐसा तो नहीं है सारा लोन किसी एक को दे देगा। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि वो क्योटा मतलब फिक्स कर देता है कि भाई किस सेक्टर को, किस बिजनेस को कितना लोन देना है, ठीक है, ताकि भाई हर सेक्टर की ग्रोथ हो। मोरल सुएशन, ये क्या होता है, देखो सेंट्रल बैंक है वो एक्शन लेता है बैंकों पर अगर जो बैंक होते हैं वो उसके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, क्योंकि बैंक रूल्स रेगुलेशंस बना के चलता है जो ज़रूरी होते हैं। आरबीआई के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करना, अगर उनको नहीं किया जाता तो उनके ऊपर प्रेशर डालता है। हमने सुना अब इस बैंक पर पेनल्टी लगाई, वो क्यों होता है, क्योंकि जब वो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते। तो बैंक रेट ये इसके क्वान्टिटेटिव और ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स थे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे आते इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।